मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन की यदि हम लोग बात करें तो अशोक के समय हमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। ये 5 प्रांत उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य देश के नाम से भी जाने जाते हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी और मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मध्य देश पर सम्राट का स्वयं खुद का नियंत्रण होता था, प्रत्यक्ष शासन होता था और अन्य प्रांतों में प्राय राजवंश के राजकुमार ही राज्यपाल या प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त किए जाते थे। इसके अलावा अन्य योग्य व्यक्तियों को भी राज्यपाल बनाया जा सकता था, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वैश्य जाति के पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया। यद्यपि वो राज परिवार से संबंधित नहीं था, लेकिन अपनी योग्यता के कारण उसे राज्यपाल का पद सौंपा गया। इसी तरह से अशोक ने तुशास्प को भी इसी प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को अपने पद के कार्य करने के एवज में 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। प्रांतों में राज्यपाल की सहायता के लिए वैसा ही अधिकारी तंत्र रहा होगा जैसा कि केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र में था। यदि हम लोग मौर्य काल में स्थानीय शासन की बात करें तो स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्राम शासन और नगर शासन का उल्लेख हम लोग पाते हैं। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। मौर्यों के केंद्रीकृत साम्राज्य में भी ग्राम शासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। गांव का शासन गांव सभा के द्वारा किया जाता था, जिसका प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। अर्थशास्त्र के वैतनिक पदाधिकारियों में यद्यपि ग्रामिक का नाम नहीं आता, जिससे स्पष्ट होता है कि ग्रामिक राजकीय कर्मचारी नहीं था, बल्कि गांव की जनता के द्वारा निर्वाचित होने वाला उनका नेता था। ग्राम सभा को काफ़ी अधिकार भी मिले हुए थे। अर्थशास्त्र में ग्राम वृद्धों का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। वे अवश्य ही गांवों के छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने और राज्य के कर्मचारियों को सहायता देने का कार्य करते रहे होंगे, जैसा कि उनके उल्लेख से हमको पता लगता है। ग्रामीण जनता को स्थानीय शासन में पर्याप्त स्वतंत्रता होगी, इसमें संदेह नहीं। 10 गांवों का प्रबंध करने के लिए एक अधिकारी होता था जिसको गोप कहते थे, और गोप के ऊपर एक स्थानिक नामक अधिकारी होता था। इसी तरीके से नगर प्रशासन की भी व्यवस्था हमको मौर्य काल में पर्याप्त सुचारू रूप से दिखाई देती है। मेगास्थनीज ने इसी संदर्भ में पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का अपने ग्रंथ इंडिका में विस्तार से वर्णन किया है। ऐसा माना जाता है कि सामान्यतया इसी प्रकार का नगर प्रशासन अन्य नगरों का भी रहा होगा। मेगास्थनीज कहते हैं कि पाटलिपुत्र का शासन चलाने के लिए 30 सदस्यों की एक नगर सभा, जो आज की म्युनिसिपल बोर्ड की तरह होती है, इसका गठन किया जाता था, जिसका विभाजन 6 समितियों में होता था। इन 6 समितियों में शिल्पकला समिति, विदेशी यात्री समिति, जनगणना समिति, वाणिज्य समिति, उद्योग समिति और कर समिति सम्मिलित थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नगर प्रशासन संबंधी नियमों के बारे में एक पूरा अध्याय, जिसका नाम नागरिक प्रतिनिधि मिलता है, इसके बारे में विस्तार से उल्लेख करता है। कौटिल्य के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक, जो आज के जिला मजिस्ट्रेट की तरह होता है, नियुक्त किया जाता था। नगर के निवासियों की जानमाल की सुरक्षा और नगर प्रशासन संबंधी नियमों का क्रियान्वयन नागरिक का उत्तरदायित्व था। यदि हम लोग मौर्य प्रशासन के न्यायिक प्रशासन की बात करें तो राजा ही न्याय का प्रमुख या सर्वोच्च शक्ति का स्रोत था, या कहें
वही सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश था। गंभीर अपराधों वाले सभी प्रकरणों पर उसका निर्णय अंतिम होता था। राज्य की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के स्तर पर अलग अलग न्यायालय थे। तत्कालीन समय में हमें दो तरह के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। पहला धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो न्यायालय थे उनमें दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी, अर्थात पैसों को लेन देन के संबंधित जो विवाद होते थे उनकी व्यवस्था, उनकी सुनवाई धर्मस्थीय न्यायालयों में होती थी। वहीं कंटक शोधन जो न्यायालय थे उसमें आपराधिक या फौजदारी मामलों का निर्णय होता था। न्यायाधीशों को धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन का अध्ययन करके दंड का निर्णय करना पड़ता था। इन चारों युक्तियों में राजशासन या राजा की आज्ञा को सबसे प्रमुख और उच्चतम माना जाता था। कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों इस बात का उल्लेख करते हैं कि तत्कालीन मौर्य साम्राज्य में दंड विधान बड़ा कठोर था। सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माने होते थे, लेकिन अन्य अनेक अपराधों के लिए भीषण दंड के प्रावधान भी थे। विश्वासघात और व्यभिचार का दंड शरीर की क्षति के रूप में था। राजकीय अधिकारी की छोटी से छोटी चोरी या अपराध के लिए भी प्राण दंड का विधान था। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन कानून और व्यवस्था का बहुत बेहतरीन ढंग से उल्लेख करते हुए उसकी प्रशंसा भी की है। मेगास्थनीज लिखता है कि मौर्य साम्राज्य में अपराध बहुत कम होते थे, हत्याएं और चोरियां लगभग नहीं के बराबर थी और लोग शायद ही कभी अपने घरों पर ताले लगाते थे। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व भी राज्य का था।